बिगाड़ने नहीं आए हैं बल्कि अपना खेल बनाने आए हैं। बिल्कुल। वोट कटवा वो होता है जो खुद तो नहीं जीतता पर किसी और को हरवा देता है, लेकिन यहाँ तो वो खुद सीटें जीत रहे हैं। ये उन्हें स्पॉइलर से प्लेयर की श्रेणी में ले आता है। वाह, स्पॉइलर से प्लेयर। और सोचिए, अगर किसी सीट पर जीत का अंतर 500 वोटों का है और जनसुराज वहां 2000 वोट ले जाती है तो वो सीधे सीधे नतीजे को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, उनकी ये 2 सीटें उन्हें राज्य की राजनीति में एक प्रासंगिक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करती हैं। तो ये क्रिकेट के उस आखिरी ओवर की तरह है जहां 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं और अचानक एक खिलाड़ी बाउंड्री पर ऐसा कैच पकड़ लेता है जो पूरे मैच का रुख बदल देता है। बहुत अच्छी उपमा है। जनसुराज वही फील्डर है इस वक्त, और अगर आगे चलकर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता तो यही 2-3 सीटों वाले दल किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 सीटें सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें नहीं हैं, ये शायद सरकार बनाने की चाबी भी हो सकती हैं। और रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ ये शब्द उम्मीद से बेहतर, ये भी बहुत कुछ कहता है ना। हाँ, इसका साफ मतलब है कि जो राजनीतिक पंडित थे, जो विशेषज्ञ थे, वे शायद उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। ये प्रदर्शन उन सभी अनुमानों को चुनौती दे रहा है। हाँ, और ये जमीनी स्तर पर एक ऐसी लहर का संकेत हो सकता है जिसे शायद मुख्यधारा के विश्लेषण ने नजरअंदाज कर दिया हो। ये 2 सीटें इस धारणा को तोड़ती हैं और दिखाती हैं कि मतदाताओं का एक वर्ग शायद दोनों प्रमुख गठबंधनों से अलग एक ताजे विकल्प की तलाश में था, और उन्हें वो विकल्प जनसुराज में दिखा। तो अगर हम इन शुरुआती सुरागों को समेटें तो हमारी कहानी के 3 मुख्य खिलाड़ी और उनकी स्थिति साफ हो रही है। पहला, एनडीए, जिसने एक जबरदस्त शुरुआती बढ़त बना ली है और रेस में सबसे आगे है। सही। दूसरा, महागठबंधन, जो पीछे जरूर है लेकिन हर सीट पर जोरदार टक्कर देकर मुकाबले को जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। और तीसरा, जनसुराज, जो बिल्कुल छुपा रुस्तम निकला है और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके इस 2 तरफा कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। और जाहिर है ये 243 सीटों की विशाल कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल। और आगे देखने के लिए एक दिलचस्प विचार ये है कि असली कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कौन आगे है, बल्कि ये है कि वे कहाँ आगे हैं। हाँ, जैसे जैसे और नतीजे आएंगे, सोचने वाला सवाल ये होगा, क्या ये रुझान पूरे राज्य में एक जैसे हैं, या हम एक बटा हुआ जनादेश देख रहे हैं जहां हर गठबंधन अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में हावी है। सही। इसी सवाल का जवाब विधानसभा की अंतिम तस्वीर तय करेगा। क्या ये एक लहर है जो पूरे राज्य में एक ही दिशा में बह रही है, या फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नदियों का संगम है जो आकर विधानसभा में मिल रही हैं? और इसका जवाब हमें अगले कुछ घंटों में मिलेगा। नमस्ते। आज हम चुनावी नतीजों के शोर के बीच से कुछ बहुत ही दिलचस्प शुरुआती सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सुराग अक्सर पूरी कहानी की दिशा ही तय कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो शुरुआती चुनावी रुझानों की एक रिपोर्ट है। इससे हमें मतलब बिल्कुल अभी की एक लाइव तस्वीर मिल रही है। हाँ, एकदम ताजा। तो आज का हमारा काम इन पहल के नंबरों के पीछे की कहानी को सुलझाना है। ये सिर्फ गिनती नहीं है ना? ये एक पहेली के टुकड़े हैं। बिल्कुल। चलिए इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि तस्वीर आखिर बन क्या रही है। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है, जैसा आपने कहा, शुरुआती। ये सिर्फ पहली झलक है, पूरी फिल्म नहीं। सही। हमें याद रखना होगा कि ये 243 में से केवल 30 सीटों के रुझान है, मतलब एक छोटा सा सैंपल साइज है, लेकिन अक्सर सुबह की पहली हवा ही बता देती है कि दिन भर मौसम कैसा रहेगा। एकदम सही कहा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सुराग से शुरू करते हैं। एनडीए 30 में से 18 सीटों पर आगे चल रहा है। इस शुरुआती सैंपल में ये तो एक जबरदस्त बढ़त दिख रही है। ये क्या दिखाता है? मतलब ये तो सीधे 60% सीटों पर कब्जा है। देखिए, 60% सीटों पर शुरुआती बढ़त बनाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। अच्छा। इससे दिन भर के लिए एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं, इसका एक जमीनी असर भी होता है। सोचिए, जो कार्यकर्ता अभी भी काउंटिंग सेंटर्स पर डटे हुए हैं, हाँ, उन तक जब ये खबर पहुंचती है, हाँ, तो उनका जोश दोगुना हो जाता है, वो और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में एक हल्की सी मायूसी छा सकती है। सही बात है। जो अगले कुछ घंटों की उनकी ऊर्जा और रणनीति पर असर डाल सकती है। बिल्कुल, ये नंबर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं दौड़ते हैं, ये जमीन पर कार्यकर्ताओं के दिलों में भी दौड़ते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये आंकड़े खुद एक खिलाड़ी बन जाते हैं।
लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या ये मुमकिन है कि ये शुरुआती 18 सीटें किसी खास किस्म की सीटें हों? मतलब क्या हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं या तस्वीर का सिर्फ एक कोना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि ये सीटें आ कहाँ से रही हैं। हाँ। अक्सर बड़े शहरों या जिला मुख्यालयों के पास जो स्ट्रांग रूम्स होते हैं उनकी ईवीएम्स पहले खुलती हैं, क्योंकि वहाँ लॉजिस्टिक्स मतलब सामान लाने ले जाने का इंतजाम आसान होता है। अच्छा। तो अगर एनडीए की पकड़ इन शहरी सीटों पर ज्यादा है तो हमें जो शुरुआती तस्वीर दिख रही है वो एक तरह से शहरी फिल्टर से गुजर कर आ रही है। मतलब ये भी हो सकता है कि हम अभी सिर्फ एक ही तरह के वोटर का मूड देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। असली कहानी तब शुरू होगी जब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की पेटियां खुलेंगी, जहां पहुंचने में और गिनती शुरू करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। तो असली टेस्ट अगले कुछ घंटों में होगा। लेकिन फिर भी 18 सीटों पर एक साथ आगे बढ़ना ये महज संयोग तो नहीं हो सकता। संयोग तो बिल्कुल नहीं है। यह दिखाता है कि उनके कोर वोटर और उनकी जो पार्टी मशीनरी है वो पूरी तरह से तैयार थी। यह एक संगठित अभियान का भी संकेत है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली परीक्षा तब होगी जब गिनती उन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी जहां मुकाबला कांटे का है। ठीक है, तो अगर एनडीए की बढ़त हमारी कहानी का पहला अध्याय है तो दूसरा अध्याय थोड़ा थोड़ा उलझा हुआ है। महागठबंधन 8 सीटों पर आगे है। 8 पर। अब देखिए, एक तरफ 18, दूसरी तरफ 8, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि वो जोरदार टक्कर दे रहे हैं। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। सही। इस जोरदार टक्कर का असल में मतलब क्या है? ये शब्द ही, यही इन शुरुआती रुझानों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जोरदार टक्कर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो 8 सीटें जीत रहे हैं। तो फिर इसका एक गहरा मतलब ये हो सकता है कि जिन सीटों पर वो पीछे चल रहे हैं वहां भी हार जीत का अंतर, मार्जिन बहुत कम है। बिल्कुल। शायद कुछ 100 वोटों का। इसे कहते हैं नैरो मार्जिन फाइट। अच्छा, तो जोरदार टक्कर का मतलब सिर्फ सीटों का नंबर नहीं बल्कि मार्जिन का खेल है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही वो कोई सीट अंत में हार जाएं, लेकिन वो एनडीए को हर सीट पर आखिरी वोट तक लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। कोई आसान जीत नहीं मिल रही है। एकदम सही। और इसका एक रणनीतिक असर होता है। जब आपको हर सीट पर पसीना बहाना पड़ता है तो आपके संसाधन, आपकी ऊर्जा सब जगह बढ़ जाती है। महागठबंधन ये दिखा रहा है कि उनका वोटर बेस पूरी तरह से सक्रिय है और उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। इन शुरुआती 30 में से लगभग 1/4 पर मौजूदगी बनाए रखना उन्हें मुकाबले में बनाए रखता है। तो ये 8 सीटें उनके लिए एक बुनियाद की तरह हैं जिस पर वे आगे की इमारत खड़ी करने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक संकेत है कि लड़ाई अभी बाकी है और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या वे उन इलाकों के नतीजे आने पर इस अंतर को कम कर सकते हैं जहां वो पारंपरिक रूप से मजबूत हैं? जैसे कि कुछ खास ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, अगर ऐसा होता है तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये 18 और 8 का फासला शायद कम होता दिखे। ये जोरदार टक्कर असल में भविष्य की एक उम्मीद है। तो एक तरफ एनडीए की बढ़त, दूसरी तरफ महागठबंधन की जोरदार टक्कर। लेकिन इस दो तरफा मुकाबले में एक तीसरा कोण भी उभर रहा है जो शायद सबसे दिलचस्प है, और वो नाम है जनसुराज। 2 सीटों पर उनका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर बताया जा रहा है। ये एक छोटी सी डिटेल लगती है, पर क्या ये एक बड़ी कहानी का संकेत हो सकती है? निश्चित रूप से। राजनीति में खासकर जहां 2 बड़े गठबंधन हो, किसी तीसरे खिलाड़ी का इस तरह उभरना बहुत मायने रखता है। हाँ। 2 सीटें संख्या में कम लग सकती हैं, लेकिन जनसुराज जैसी नई पार्टी के लिए ये सिर्फ जीत नहीं बल्कि राजनीतिक जमीन पर एक मजबूत दस्तक है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि वे सिर्फ वोट कटवा पार्टी नहीं है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ दूसरों का खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं बल्कि अपना खेल बनाने आए हैं। बिल्कुल। वोट कटवा वो होता है जो खुद तो नहीं जीतता पर किसी और को हरवा देता है, लेकिन यहाँ तो वो खुद सीटें जीत रहे हैं। ये उन्हें स्पॉइलर से प्लेयर की श्रेणी में ले आता है। वाह, स्पॉइलर से प्लेयर। और सोचिए, अगर किसी सीट पर जीत का अंतर 500 वोटों का है और जनसुराज वहां 2000 वोट ले जाती है तो वो सीधे सीधे नतीजे को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, उनकी ये 2 सीटें उन्हें राज्य की राजनीति में एक प्रासंगिक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करती हैं। तो ये क्रिकेट के उस आखिरी ओवर की तरह है जहां 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं और अचानक एक खिलाड़ी बाउंड्री पर ऐसा कैच पकड़ लेता है जो पूरे मैच का रुख बदल देता है। बहुत अच्छी उपमा है। जनसुराज वही फील्डर है इस वक्त, और अगर आगे चलकर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता तो यही 2-3 सीटों वाले दल किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 सीटें सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें नहीं हैं, ये शायद सरकार बनाने की चाबी भी हो सकती हैं।
और रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ ये शब्द उम्मीद से बेहतर, ये भी बहुत कुछ कहता है ना। हाँ, इसका साफ मतलब है कि जो राजनीतिक पंडित थे, जो विशेषज्ञ थे, वे शायद उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। ये प्रदर्शन उन सभी अनुमानों को चुनौती दे रहा है। हाँ, और ये जमीनी स्तर पर एक ऐसी लहर का संकेत हो सकता है जिसे शायद मुख्यधारा के विश्लेषण ने नजरअंदाज कर दिया हो। ये 2 सीटें इस धारणा को तोड़ती हैं और दिखाती हैं कि मतदाताओं का एक वर्ग शायद दोनों प्रमुख गठबंधनों से अलग एक ताजे विकल्प की तलाश में था, और उन्हें वो विकल्प जन सुराज में दिखा। तो अगर हम इन शुरुआती सुरागों को समेटें तो हमारी कहानी के 3 मुख्य खिलाड़ी और उनकी स्थिति साफ हो रही है। पहला, एनडीए, जिसने एक जबरदस्त शुरुआती बढ़त बना ली है और रेस में सबसे आगे है। सही। दूसरा, महागठबंधन, जो पीछे जरूर है लेकिन हर सीट पर जोरदार टक्कर देकर मुकाबले को जिंदा रखे हुए है। बिल्कुल। और तीसरा, जन सुराज, जो बिल्कुल छुपा रुस्तम निकला है और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके इस 2 तरफा कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। और जाहिर है ये 243 सीटों की विशाल कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल। और आगे देखने के लिए एक दिलचस्प विचार ये है कि असली कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कौन आगे है, बल्कि ये है कि वे कहाँ आगे हैं। हाँ, जैसे जैसे और नतीजे आएंगे, सोचने वाला सवाल ये होगा, क्या ये रुझान पूरे राज्य में एक जैसे हैं, या हम एक बटा हुआ जनादेश देख रहे हैं जहां हर गठबंधन अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में हावी है। सही। इसी सवाल का जवाब विधानसभा की अंतिम तस्वीर तय करेगा। क्या ये एक लहर है जो पूरे राज्य में एक ही दिशा में बह रही है, या फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नदियों का संगम है जो आकर विधानसभा में मिल रही हैं? और इसका जवाब हमें अगले कुछ घंटों में मिलेगा। नमस्ते। आज हम चुनावी नतीजों के शोर के बीच से कुछ बहुत ही दिलचस्प शुरुआती सुरागों को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सुराग अक्सर पूरी कहानी की दिशा ही तय कर देते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो शुरुआती चुनावी रुझानों की एक रिपोर्ट है। इससे हमें बिल्कुल अभी की एक लाइव तस्वीर मिल रही है। हाँ, एकदम ताजा। तो आज का हमारा काम इन पहल के नंबरों के पीछे की कहानी को सुलझाना है। ये सिर्फ गिनती नहीं है ना? ये एक पहेली के टुकड़े हैं। बिल्कुल। चलिए इन टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि तस्वीर आखिर बन क्या रही है। हाँ, और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है, जैसा आपने कहा, शुरुआती। ये सिर्फ पहली झलक है, पूरी फिल्म नहीं। सही। हमें याद रखना होगा कि ये 243 में से केवल 30 सीटों के रुझान है। एक छोटा सा सैंपल साइज है, लेकिन अक्सर सुबह की पहली हवा ही बता देती है कि दिन भर मौसम कैसा रहेगा। एकदम सही कहा। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सुराग से शुरू करते हैं। एनडीए 30 में से 18 सीटों पर आगे चल रहा है। इस शुरुआती सैंपल में ये तो एक जबरदस्त बढ़त दिख रही है। ये क्या दिखाता है? ये तो सीधे 60% सीटों पर कब्जा है। देखिए, 60% सीटों पर शुरुआती बढ़त बनाना सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक हथियार है। अच्छा। इससे दिन भर के लिए एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि हवा किस तरफ बह रही है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही नहीं, इसका एक जमीनी असर भी होता है। सोचिए, जो कार्यकर्ता अभी भी काउंटिंग सेंटर्स पर डटे हुए हैं, हाँ, उन तक जब ये खबर पहुंचती है, हाँ, तो उनका जोश दोगुना हो जाता है। वो और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के खेमे में एक हल्की सी मायूसी छा सकती है। सही बात है। जो अगले कुछ घंटों की उनकी ऊर्जा और रणनीति पर असर डाल सकती है। बिल्कुल, ये नंबर सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं दौड़ते हैं, ये जमीन पर कार्यकर्ताओं के दिलों में भी दौड़ते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। ये आंकड़े खुद एक खिलाड़ी बन जाते हैं। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या ये मुमकिन है कि ये शुरुआती 18 सीटें किसी खास किस्म की सीटें हों? क्या हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं या तस्वीर का सिर्फ एक कोना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। हमें हमेशा ये पूछना चाहिए कि ये सीटें आ कहां से रही हैं। हाँ। अक्सर बड़े शहरों या जिला मुख्यालयों के पास जो स्ट्रांग रूम्स होते हैं, उनकी ईवीएम्स पहले खुलती हैं, क्योंकि वहां लॉजिस्टिक्स सामान लाने ले जाने का इंतजाम आसान होता है। अच्छा। तो अगर एनडीए की पकड़ इन शहरी सीटों पर ज्यादा है, तो हमें जो शुरुआती तस्वीर दिख रही है वो एक तरह से शहरी फिल्टर से गुजर कर आ रही है। ये भी हो सकता है कि हम अभी सिर्फ एक ही तरह के वोटर का मूड देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। असली कहानी तब शुरू होगी जब दूर दराज के ग्रामीण इलाकों की पेटियां खुलेंगी, जहां पहुंचने में और गिनती शुरू करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। तो असली टेस्ट अगले कुछ घंटों में होगा। लेकिन फिर भी 18 सीटों पर एक साथ आगे बढ़ना ये महज संयोग तो नहीं हो सकता।
संयोग तो बिल्कुल नहीं है। यह दिखाता है कि उनके कोर वोटर और उनकी जो पार्टी मशीनरी है वो पूरी तरह से तैयार थी। यह एक संगठित अभियान का भी संकेत है। लेकिन जैसा आपने कहा, असली परीक्षा तब होगी जब गिनती उन क्षेत्रों में आगे बढ़ेगी जहां मुकाबला कांटे का है। ठीक है, तो अगर एनडीए की बढ़त हमारी कहानी का पहला अध्याय है, तो दूसरा अध्याय थोड़ा थोड़ा उलझा हुआ है। महागठबंधन 8 सीटों पर आगे है। 8 पर। अब देखिए, एक तरफ 18, दूसरी तरफ 8, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि वो जोरदार टक्कर दे रहे हैं। ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही। सही। इस जोरदार टक्कर का असल में मतलब क्या है? ये शब्द ही, यही इन शुरुआती रुझानों का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। जोरदार टक्कर का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो 8 सीटें जीत रहे हैं। तो फिर इसका एक गहरा मतलब ये हो सकता है कि जिन सीटों पर वो पीछे चल रहे हैं वहां भी हार जीत का अंतर, मार्जिन बहुत कम है। बिल्कुल। शायद कुछ 100 वोटों का। इसे कहते हैं नैरो मार्जिन फाइट। अच्छा, तो जोरदार टक्कर का मतलब सिर्फ सीटों का नंबर नहीं, बल्कि मार्जिन का खेल है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भले ही वो कोई सीट अंत में हार जाएं, लेकिन वो एनडीए को हर सीट पर आखिरी वोट तक लड़ने पे मजबूर कर रहे हैं। कोई आसान जीत नहीं मिल रही है। एकदम सही। और इसका एक रणनीतिक असर होता है। जब आपको हर सीट पर पसीना बहाना पड़ता है तो आपके संसाधन, आपकी ऊर्जा सब जगह बढ़ जाती है। महागठबंधन ये दिखा रहा है कि उनका वोटर बेस पूरी तरह से सक्रिय है और उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है। इन शुरुआती 30 में से लगभग 1/4 पर मौजूदगी बनाए रखना उन्हें मुकाबले में बनाए रखता है। तो ये 8 सीटें उनके लिए एक बुनियाद की तरह हैं, जिस पर वे आगे की इमारत खड़ी करने की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक संकेत है कि लड़ाई अभी बाकी है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या वे उन इलाकों के नतीजे आने पर इस अंतर को कम कर सकते हैं जहां वो पारंपरिक रूप से मजबूत हैं? जैसे कि कुछ खास ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, अगर ऐसा होता है तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये 18 और 8 का फासला शायद कम होता दिखे। ये जोरदार टक्कर असल में भविष्य की एक उम्मीद है। तो एक तरफ एनडीए की बढ़त, दूसरी तरफ महागठबंधन की जोरदार टक्कर। लेकिन इस दो तरफा मुकाबले में एक तीसरा कोण भी उभर रहा है, जो शायद सबसे दिलचस्प है। और वो नाम है जनसुराज। 2 सीटों पर उनका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर बताया जा रहा है। ये एक छोटी सी डिटेल लगती है, पर क्या ये एक बड़ी कहानी का संकेत हो सकती है? निश्चित रूप से। राजनीति में खासकर जहां 2 बड़े गठबंधन हो, किसी तीसरे खिलाड़ी का इस तरह उभरना बहुत मायने रखता है। हाँ। 2 सीटें संख्या में कम लग सकती हैं, लेकिन जनसुराज जैसी नई पार्टी के लिए ये सिर्फ जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक जमीन पर एक मजबूत दस्तक है। इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि वे सिर्फ वोट कटवा पार्टी नहीं है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ दूसरों का खेल बिगाड़ने नहीं आए हैं, बल्कि अपना खेल बनाने आए हैं। बिल्कुल। वोट कटवा वो होता है जो खुद तो नहीं जीतता पर किसी और को हरवा देता है, लेकिन यहाँ तो वो खुद सीटें जीत रहे हैं। ये उन्हें स्पॉइलर से प्लेयर की श्रेणी में ले आता है। वाह, स्पॉइलर से प्लेयर। और सोचिए, अगर किसी सीट पर जीत का अंतर 500 वोटों का है और जनसुराज वहां 2000 वोट ले जाती है, तो वो सीधे सीधे नतीजे को प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, उनकी ये 2 सीटें उन्हें राज्य की राजनीति में एक प्रासंगिक खिलाड़ी के तौर पर स्थापित करती हैं। तो ये क्रिकेट के उस आखिरी ओवर की तरह है जहां 2 बड़ी टीमें खेल रही हैं और अचानक एक खिलाड़ी बाउंड्री पर ऐसा कैच पकड़ लेता है जो पूरे मैच का रुख बदल देता है। बहुत अच्छी उपमा है। जनसुराज वही फील्डर है इस वक्त, और अगर आगे चलकर किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता तो यही 2-3 सीटों वाले दल किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो ये 2 सीटें सिर्फ 2 विधानसभा की सीटें नहीं हैं, ये शायद सरकार बनाने की चाबी भी हो सकती हैं। और रिपोर्ट में इस्तेमाल हुआ ये शब्द उम्मीद से बेहतर, ये भी बहुत कुछ कहता है ना? हाँ। इसका साफ मतलब है कि जो राजनीतिक पंडित थे, जो विशेषज्ञ थे, वे शायद उन्हें इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। ये प्रदर्शन उन सभी अनुमानों को चुनौती दे रहा है। हाँ, और ये जमीनी स्तर पर एक ऐसी लहर का संकेत हो सकता है जिसे शायद मुख्यधारा के विश्लेषण ने नजरअंदाज कर दिया हो। ये 2 सीटें इस धारणा को तोड़ती हैं और दिखाती हैं कि मतदाताओं का एक वर्ग शायद दोनों प्रमुख गठबंधनों से अलग एक ताजे विकल्प की तलाश में था, और उन्हें वो विकल्प जनसुराज में दिखा। तो अगर हम इन शुरुआती सुरागों को समेटें तो हमारी कहानी के 3 मुख्य खिलाड़ी और उनकी स्थिति साफ हो रही है। पहला, एनडीए, जिसने एक जबरदस्त शुरुआती बढ़त बना ली है और रेस में सबसे आगे है। सही। दूसरा, महागठबंधन, जो पीछे जरूर है लेकिन हर सीट पर जोरदार टक्कर देकर मुकाबले को जिंदा रखे हुए है।
बिल्कुल। और तीसरा जनसुराज, जो बिल्कुल छुपा रुस्तम निकला है और उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करके इस दो तरफा कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है। और जाहिर है ये 243 सीटों की विशाल कहानी का सिर्फ पहला अध्याय है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिल्कुल। और आगे देखने के लिए एक दिलचस्प विचार ये है कि असली कहानी सिर्फ ये नहीं है कि कौन आगे है, बल्कि ये है कि वे कहाँ आगे हैं। हाँ, जैसे जैसे और नतीजे आएंगे, सोचने वाला सवाल ये होगा, क्या ये रुझान पूरे राज्य में एक जैसे हैं या हम एक बटा हुआ जनादेश देख रहे हैं जहां हर गठबंधन अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में हावी है। सही। इसी सवाल का जवाब विधानसभा की अंतिम तस्वीर तय करेगा। क्या ये एक लहर है जो पूरे राज्य में एक ही दिशा में बह रही है, या फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नदियों का संगम है जो आकर विधानसभा में मिल रही हैं। नमस्कार। आज हम चुनावी नतीजों के जो शुरुआती रुझान आए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक सोर्स है जिसका शीर्षक है चुनावी रुझान 65 सीटों का विश्लेषण। तो आज का काम साफ है, इन शुरुआती 65 सीटों के आंकड़ों के पीछे की कहानी को पकड़ना। वैसे तो ये कुल 243 में से बस कह सकते हैं 1/4 सीटों का ही हाल है, तो पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। बिल्कुल, ये तो बस पहला सीन है। पर इन शुरुआती संकेतों में क्या कोई पैटर्न दिख रहा है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा आंकड़ा ध्यान खींच रहा है वो है एनडीए का 45 सीटों पर आगे। हाँ, और ये जो 45 सीटों की बढ़त है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका एक जमीनी असर होता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जमीनी असर मतलब? देखिए, इसे सिर्फ मनोवैज्ञानिक बढ़त कहना भी थोड़ा अधूरा होगा। आप सोचिए, सुबह सुबह जब ये खबर काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं तक पहुंचती है। हाँ बिल्कुल। तो इसका क्या असर होता होगा? जो पार्टी पीछे चल रही होती है उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल वो टूट सकता है, वो थोड़ा सुस्त पड़ सकते हैं। सही बात है। वहीं जो आगे चल रही पार्टी है उसके लोग और ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं। तो ये बढ़त सिर्फ टीवी स्क्रीन पर नहीं है, ये जमीन पर एक माहौल बना देती है, एक विनिंग मोमेंटम जिसे कहते हैं वो तैयार करती है। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। मतलब ये आंकड़ा खुद एक वजह बन जाता है आगे की बढ़त के लिए। जैसे किसी क्रिकेट मैच में अगर कोई टीम पहले 10 ओवर में 100 रन बना ले, हाँ, तो दूसरी टीम पर दबाव अपने आप बढ़ जाता है, भले ही उनके पास पूरे 40 ओवर बाकी हों। बिल्कुल। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू भी है। सोर्स बताता है कि महागठबंधन 15 सीटों पर जोरदार टक्कर दे रहा है। यहां आगे चल रहा है नहीं लिखा है, बल्कि जोरदार टक्कर दे रहा है। इस भाषा के चुनाव में मुझे गहरा मतलब छिपा लग रहा है। मतलब शायद कुछ 100 या 1000 वोटों के अंतर पर चल रहा होगा। अच्छा। ये वो सीटें हैं जो किसी भी तरफ जा सकती हैं और शायद आखिरी राउंड की गिनती तक फंसी रहेंगी। इससे हमें एक तरह से महागठबंधन की रणनीति की एक झलक मिलती है। कैसी रणनीति? ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत कुछ चुनिंदा सीटों पर झोंक रखी है जिन्हें वो अपना गढ़ मानते हैं। इन सीटों पर उनका संगठन और कार्यकर्ता शायद पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तो क्या इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तरफ एनडीए की लहर जैसी स्थिति है जो कई सीटों पर दिख रही है, और दूसरी तरफ महागठबंधन सिर्फ अपने किलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? अगर ऐसा है तो ये तो महागठबंधन के लिए एक मुश्किल स्थिति हो सकती है, क्योंकि सिर्फ अपने किले बचाकर तो चुनाव नहीं जीता जा सकता। यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या ये 15 सीटें किसी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में हैं या फिर ये अलग अलग इलाकों में फैली हुई हैं? ये आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर ये एक ही जगह केंद्रित हैं तो ये दिखाता है कि उनका प्रभाव एक सीमित दायरे में है। पर अगर ये पूरे राज्य में फैली हैं तो इसका मतलब है कि उनकी मौजूदगी तो हर जगह है, पर वो उसे जीत में तब्दील नहीं कर पा रही हैं। मतलब दोनों ही सूरतों में मुश्किल है। हाँ, दोनों ही सूरतों में ये एक बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करता है कि शायद उनका समर्थन मजबूत तो है पर व्यापक नहीं है। ये गहरी जड़ें तो दिखाता है लेकिन फैली हुई शाखाएं नहीं। और शायद इसी बिखरे हुए समर्थन का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है, क्योंकि कहानी सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों की तो है नहीं। सोर्स में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। जनसुराज 3 सीटों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हाँ, ये भी एक जरूरी पहलू है। ये 3 सीटें संख्या में भले ही कम हो, लेकिन ये जो जुमला है उम्मीद से बेहतर, इसने मेरा ध्यान खींच लिया है। इसका मतलब है कि जो उम्मीदें थीं ये उससे कहीं आगे हैं। तो सवाल यह है कि असल में उम्मीदें थीं क्या? शून्य? देखिए, ज्यादातर जो चुनाव पूर्व सर्वेक्षण थे और जो राजनीतिक पंडित थे, उन्होंने जनसुराज को शायद खाता खोलने की भी उम्मीद नहीं दी थी। उन्हें एक वोट कटवा पार्टी के तौर पर देखा जा रहा था जो कुछ 1000 वोट काटकर बस बड़े दलों का खेल बिगाड़ेगी। अच्छा। उस लिहाज से
3 सीटों पर शुरुआती रुझानों में बढ़त बनाना ये एक बहुत बड़ी छलांग है। अब यहाँ से 2 बातें निकलती हैं। क्या? पहली, ये किसके वोट काट रहे हैं? आमतौर पर एक नई